कश्मीर, इस जमीन पर जन्नत की तस्वीर, लेकिन रहने वालों के लिए मौत की जंजीर। भारतीय फौज के जुल्म, जलते घर, पल पल मौत का खौफ। लेकिन कुछ हैं जो इस जुल्म के खिलाफ हैं बरसरे पैकार, दुश्मन की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ मसरूफ़ जिहाद। ये हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सरफरोशों की दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है एक बार फिर मिशन कश्मीर। सुबह नमाज के वक्त असद बट को रसूल ने जगा दिया। वो बाहर गाय धोने लगा। असद बट जल्दी से उठ बैठा। कोठरी में एक खिड़की थी जो बंद थी। उसने जल्दी से खिड़की खोलकर बाहर देखा। बारिश रुक चुकी थी। चीड़ के दरख्त टपक रहे थे। बादलों में से सहर नमूदार हो रही थी। उसने खिड़की बंद कर दी और दरवाजा खोलकर देखा। बाड़े के अंदर लालटेन उसी तरह रोशन थी। रसूल गाय का दूध दो रहा था। सर्द हवा चल रही थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर में रसूल गाय का दूध लेकर आ गया। ताज़ा दूध पियोगे, फिर इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे। असद बट ने ग्लास ले लिया और दूध पीने लगा। फिर उन्होंने बाहर बाड़े के आगे बैठकर वुजू किया और कोठरी में आकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद रसूल ने दुआ मांगी और मुंह पर हाथ फेरने लगा। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। आगे गांव के कुछ मकान हैं। हमने फैसला कर लिया है कि एक मस्जिद बनाएंगे। वहाँ गांव के सारे मुसलमान बाजमात नमाज पढ़ेंगे। रसूल ने बाहर जाकर चूल्हा जलाया, चाय का पानी रख दिया। असद बट भी उसके पास आकर बैठ गया और चूल्हे में जलती आग तापने लगा। नीचे से किसी ने रसूल को आवाज दी और कश्मीरी में पूछा, रसूल ओए, जाग रहे हो? रसूल के चेहरे पर कुछ तरद्दुद के असरात पैदा हुए। उसने असद बट से कहा, तुम कोठरी में चले जाओ, जब तक मैं न कहूँ बाहर मत आना। असद बट बिल्कुल न समझ सका कि रसूल बट उसे कोठरी में क्यों भेज रहा है। वो उसका मेहमान है। किसी दूसरे आदमी के आ जाने से उसको अपने मेहमान को अंदर छुपाने की क्या जरूरत थी? असद बट के लिए ये बात एक अजीब मुअम्मा थी, मगर बहुत जल्द ये मुअम्मा उसकी समझ में आ गया। वो उठकर कोठरी में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया, मगर दरवाजे के सुराख में से बाहर देखने लगा। दिन की सफेदी चारों तरफ फैल चुकी थी। चनार और चीड़ के गीले दरख्तों पर से बारिश का रुका हुआ पानी अभी तक टपक रहा था। रसूल ने आवाज दी, आ जाओ जानी, ऊपर आ जाओ। एक उधेड़ उम्र का दुबला सा कश्मीरी, जिसकी खशखशी दाढ़ी कहीं कहीं से सफेद हो रही थी, पथरीली सीढ़ियां चढ़कर आंगन में आ गया। उसने गर्म फिरन पहन रखा था और कंधे पर कंबल था। वो रसूल के पास आकर बैठ गया और दोनों हाथ आगे करके चूल्हे में जलती आग तापने लगा। रसूल ने सब्ज चाय को फेंटते हुए पूछा, काका जानी, सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े? काका जानी ने हाथों को गर्म करके अपने चेहरे पर लगाया और जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालते हुए बोला, अभी बताता हूँ। फिर सिगरेट लगाया और कश लगाते हुए राजदारी से कहने लगा, तुम्हें कुछ मालूम भी है? दरिया पर मिलिट्री ने जो पुल बनाया था उसे हमारे लड़कों ने उड़ा दिया है। रसूल ने चाय की पतीली उतारते हुए कहा, हाँ, रात को मैंने दूर से धमाकों की आवाजें सुनी थी। मैंने समझा कि इंडियन फौज मशकें कर रही है। काका जानी ने खास कर कहा, अरे नहीं, पुल उड़ा दिया गया है। जाहिर है उसे कश्मीर के मुजाहिद ही उड़ा सकते हैं, और कौन उड़ाएगा? रसूल ने चूल्हे पर तवा रखा और जवार के आटे की रोटी गूंथते हुए बेनियाजी से बोला, काका तुम्हें तो मालूम ही है कि मैंने ऐसी बातों में कभी दिलचस्पी नहीं ली। काका जानी ने सिगरेट का कश लगाया और तेज लहजे में कहने लगा, दिलचस्पी लिया करो ना, आखिर तुम भी कश्मीरी हो। रसूल ने कोई जवाब न दिया। काका जानी सहन में देखने लगा, रात तुम्हारे पास कोई मेहमान आया था क्या? दिन की रोशनी में सुबह के कीचड़ पर रसूल के अलावा असद बट के जूतों के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। रसूल ने जवाब दिया, हाँ, वो रजाक कांदरू मक्खन लेने आया था। काका जानी उठ खड़ा हुआ, अच्छा चलता हूँ, साथ वाले गाँव बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। उसके बच्चे को बुखार था, दोपहर तक आ जाऊंगा। और ये पुरस्कार शख्स सलाम अलैकुम करके चला गया। उसकी बातों से असद बट को शक सा पड़ गया था। उसके जाने के बाद रसूल ने तवा चूल्हे से उतारा और जल्दी से कोठरी में आ गया। असद बट ने बेख्तियार पूछा, ये कौन था? रसूल ने दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, मैं इस शख्स से तुम्हें छुपाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम इसके सामने आओ या ये तुम्हें देखे। असद बट ने रसूल के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, क्यों? रसूल बोला, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मैं जानता हूँ तुम्हारा ताल्लुक कश्मीर के हुर्रियत पसंद मुजाहिदों से है, इसलिए मैंने तुम्हें पनाह भी दी थी। अगर रात को मैंने धमाके न सुने होते तो शायद मैं भी धोखा खा जाता। अब काका जानी से इस बात की तस्दीक हो गई है कि हमारे मुजाहिदों ने इंडियन फौज का पुल उड़ा दिया है। असद बट ने बेनियाजी से कहा, अगर मेरा ताल्लुक कश्मीरी मुजाहिदों से भी हो तो इससे फर्क क्या पड़ता है? मैं तो अब जा रहा हूँ। रसूल ने कहा, फर्क ये पड़ता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो रास्ते में पकड़े जाओगे। काका जानी ने सहन में तुम्हारे जूतों के निशान देख लिए हैं और ये बदकिरदार गद्दार शख्स इंडियन फौज के लिए जासूसी करता है। ये मुखबर है। अब असद बट कुछ चौंका। रसूल कह रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें कोठरी में छुपा दिया था, लेकिन उस अय्यार शख्स को शायद शक पड़ गया है। मुझे डर है कि वो फौज को खबर कर देगा। असद बट ने कहा, इस तरह तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में है।
मैं तो यहाँ से फरार हो जाऊंगा, मगर भारतीय फौजी दरिंदे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे घर को आग लगा देंगे, तुम्हारी बीवी और माँ को भी दूसरे गांव से पकड़कर ले जाएंगे। रसूल ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कश्मीर के नाम पर मेरी जान, मेरा खानदान, सब कुछ कुर्बान, लाख बार कुर्बान। असद बट का चेहरा तमतमाने लगा। उसने जल्दी से पूछा, ये गद्दार मुखबर किस तरफ गया होगा? रसूल ने कहा, क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? असद बट ने कोई जवाब न दिया और छलांग लगाकर कोठरी से बाहर निकला और चबूतरे की सीढ़ियां फलांग कर दरख्तों की तरफ तेजी से भागा। रसूल बेचैनी से बाड़े की तरफ गया, फिर वहां से वापस कोठरी में आया। वहां भी वो न बैठ सका और सहन में आकर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें उस तरफ लगी थीं जिधर मुखबर काका जानी और उसके बाद कश्मीरी हुर्रियत पसंद गया था। रसूल के जहन में एक हेजान सा बपा था। वो समझ गया था कि कश्मीरी मुजाहिद किधर गया है और किस मकसद को जहन में लेकर गया है। थोड़ी देर बाद उसे असद बट दरख्तों में अपने मकान की तरफ आता दिखाई दिया। रसूल का दिल जरा सा तेज धड़क कर वापस अपने मामूल पर आ गया। असद बट ने करीब आकर कहा, तुम्हें ऐसे गद्दारों को अपने दरमियान जिंदा रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। रसूल ने पूछा, वो गांव वापस न आया तो लोग मुझ पर भी शक कर सकते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। असद बट कोठरी में आकर चारपाई पर बैठ गया। रसूल भी उसके साथ ही अंदर था। तुम फिक्र न करो, मैंने उसकी लाश उस तरह खड्ड में गिरा दी है कि लोग इसे हादसा ही समझेंगे। रसूल, ये वो गद्दार लोग हैं जिन्होंने अपनी गद्दारियों से सुल्तान टीपू जैसे बहादुर मुसलमान जर्नैलों को दुश्मन के हाथों शहीद करवाया है। न जाने ये गद्दार अब तक कितने कश्मीरी मुजाहिदों को पकड़वा चुका होगा। रसूल ने आहिस्ता से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए रोटी और चाय लाता हूँ। दोनों कोठरी में बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता क्या था? जवार की रोटी, मक्खन और सब्ज कश्मीरी चाय थी। अगरचे रसूल को मालूम हो चुका था कि असद बट एक कश्मीरी कमांडो है और उसने अपने साथियों से मिलकर इंडियन फौज के बनाए हुए फौलादी पुल को तबाह किया है, लेकिन इसके बावजूद असद बट ने इसका एतराफ नहीं किया था और उसे अपना असली नाम नहीं बताया था। ये उसकी मुजाहिदाना ट्रेनिंग का एक हिस्सा था कि अपना राज किसी अजनबी पर जाहिर न करो, खा वो तुम्हारा कितना ही मददगार और हमदर्द क्यों न हो। रसूल कहने लगा, काका जानी यकीनन भारतीय फौज के कंपनी कमांडर को तुम्हारी इत्तला देने ही जा रहा था। उसने सहन में तुम्हारे जूतों के निशान देख लिए थे और उसे शक हो गया था कि पुल उड़ाने वाले कश्मीरी मुजाहिदों का कम से कम एक साथी यहाँ आया है। मैंने इसलिए तुम्हारे जूतों के निशान कीचड़ में खलत मलत कर दिए थे। मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। असद बट ने प्याली रखते हुए कहा, नहीं रसूल भाई, तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। दोपहर तक गांव पहुंचना चाहता हूँ, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। असद बट चलने के लिए उठा। उसने रसूल से हाथ मिलाया। रसूल ने जज्बात भरी आवाज में कहा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। असद बट कोठरी से निकलने ही वाला था कि निचान वाली घाटी की जानिब से जीप की आवाज सुनाई दी। रसूल और असद बट ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। इंडियन मिलिट्री तुम लोगों की तलाश में निकल आई है, मेरे साथ आओ जल्दी। ये कहकर रसूल असद बट को साथ लेकर मकान के पीछे आया। उधर नीचे एक पहाड़ी नाला बहता था। पत्थरों के दरमियान पानी बह रहा था। नाले के ऊपर एक जानिब झुकी हुई छत वाली पुरानी कोठरी थी जिसके सामने लकड़ियों का ढेर लगा था। उसने कहा, इस कोठरी में जाकर छुप जाओ, खबरदार किसी तरफ भाग निकलने की कोशिश न करना। ये सारा इलाका इंडियन फौज ने घेरे में ले लिया होगा, जल्दी करो। रसूल इतना कहकर वापस कोठरी की तरफ लपका। असद बट ने पत्थरों की छोटी सी दीवार फलांगी और झुके झुके नाले को पार करके सामने वाली ढलान पर चढ़कर कोठरी के बाहर लगे लकड़ियों के अंबार के पास आकर बैठ गया। वो रसूल के सहन की तरफ देखने लगा। 3 फौजी सहन में आ गए थे और रसूल से कुछ पूछ रहे थे। असद बट जल्दी से कोठरी में घुस गया। यहाँ उपलों का ढेर लगा हुआ था, कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। असद बट ने किवाड़ बंद कर लिए और जरा सी दर्ज रख कर बाहर तकने लगा। उस वक्त रसूल मकान के सहन की 2 फुट ऊंची दीवार के पास खड़ा था और इंडियन फौजियों को एक तरफ इशारा करके कुछ बता रहा था। फौजियों ने सारे मकान की तलाशी ली, ठोकर मारकर चूल्हे के पास पड़े बर्तनों को इधर उधर फेंका और वापस चले गए। असद बट कोठरी में ही दुबका रहा। बाहर आसमान पर इस तरह गहरे बादल छाए हुए थे मगर बारिश रुकी हुई थी। उसे फौजी जीप के स्टार्ट होने की आवाज आई मगर ये आवाज पहाड़ी जंगल में दूर होते हुए गायब हो गई। असद बट उठकर दरवाजे के पास आया। किवाड़ जरा सा खोलकर बाहर देखा। नाले के पार ऊपर रसूल के मकान का सहन खाली था। काफी देर गुजर गई, रसूल नजर न आया। कोठरी में उसका दम घुट रहा था। वो बाहर लकड़ियों के अंबार की ओट में होकर बैठ गया। बादलों की हल्की हल्की गरज पैदा हुई और बारिश की बूंदें गिरने लगी। उसके ऊपर शहतूत के गुंजान दरख्त का साया था। अभी बारिश इतनी तेज नहीं हुई थी कि दरख्तों में से उसका पानी टपकने लगता। बारिश भी बूंदाबांदी की हद तक ही हो रही थी। वादी कश्मीर में सर्दियों का आगाज था। उसके बाद बजरी गिरने वाली थी और फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने वाला था। असद बट इन मौसमों को आदी था। उसके लिए कश्मीर का कोई भी मौसम अजनबी नहीं था। एक बार फिर उसे फौजी जीप की आवाज सुनाई दी। आवाज दूसरी जानिब से आ रही थी। साफ जाहिर था कि भारतीय फौज चौकस हो गई है, बल्कि उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस हरकत में आ गई है
और पुल तबाह करने वाले कमांडोज की तलाश पूरी सरगर्मी से शुरू हो गई है। इतने बड़े पुल का इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी के बावजूद तबाह हो जाना कोई मामूली वाकया नहीं था। भारतीय फौज ने इस सारे इलाके को अपने हिसार में ले लिया था और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की चप्पे चप्पे पर तलाशी शुरू हो गई थी। असद बट के लिए वहां से दिन के वक्त फरार होना मुमकिन नहीं था। उसके पकड़ लिए जाने का खतरा मौजूद था। उसने सोचा कि वो रात के अंधेरे में वहां से किसी तरफ निकल जाने की कोशिश करेगा। मिलिट्री जीप की आवाज आनी बंद हुई तो पहाड़ों में इधर उधर इक्का दुक्का मशीन गन के फायर होने लगे। इंडियन फौजी यकीनन निहत्ते मुसलमान कश्मीरियों को शहीद कर रहे होंगे। ये सोचकर असद बट ने अपने दांत भींच लिए। आजादी की खातिर कश्मीरियों को अभी न जाने कितनी कुर्बानियां देनी होगी। ये सोचकर असद बट ने आंखें बंद कर लीं। बारिश की बूंदें शहतूत की शाखों में से उस पर गिरने लगीं। वो उठकर कोठरी के अंदर चला गया। दरवाजे के एक पट को जरा सा खोलकर वहीं दहलीज में बैठ गया। उसकी निगाह रसुल पर पड़ी। वो गाय को हाँकता पहाड़ी नाले की ढलान पर चला रहा था जैसे गाय को चराने के लिए निकला हो। उसके हाथ में छड़ी थी। बारिश से बचने के लिए उसने सर पर बोरी डाल रखी थी। उसका रुख कोठरी की तरफ था। असद बट उसे बराबर देख रहा था। भारतीय फौजियों की नक्लो हरकत के बारे में जरूर वो कोई खास खबर लाया होगा, असद बट सोच रहा था। रसुल गाय को हाँकता नाले को पार करके चढ़ाई चढ़ने लगा। गाय उसके आगे आगे थी। वो मुंह से गाय को हाँकते हुए आवाजें भी निकाल रहा था। उपलों वाली कोठरी के सामने आकर रसुल ने गाय को घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद लकड़ियों के अंबार के पास आकर उसके ऊपर घास फूस डालने लगा। फिर इधर उधर एक नजर डाली और आहिस्ता से बोला, मेरे दोस्त तुम मौजूद हो ना? असद बट ने जवाब दिया, हाँ मैं कोठरी में हूँ। रसुल खामोशी से लकड़ियों के अंबार पर घास फूस डालता रहा। फिर कोठरी के पास आकर बाहर बैठ गया और कोठरी के दरवाजे की तरफ देखे बगैर बोला, बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि तुम ऐन वक्त पर इस तरफ आ गए। वो लोग तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की तलाश में हैं। उन्होंने आसपास के सारे जंगल को घेरे में ले रखा है। जगह जगह फौजी चौकियां बना ली हैं। उन्हें तो यकीन है कि तुम लोग अभी इसी जंगल में कहीं न कहीं छुपे हुए हो। असद बट ने पूछा, तुम फौजियों को इशारा करके क्या बता रहे थे? रसुल ने जवाब दिया, मैं उन्हें गलत राह पर लगाना चाहता था। मैंने उन्हें बताया कि रात को मैंने उस तरफ से फायर की आवाज सुनी थी। उसके बाद दोबारा कोई आवाज नहीं आई। मैं चाहता था कि डोगरों की तवज्जो इधर से हटकर दूसरी तरफ चली जाए। असद बट खामोश हो गया। बूंदों की टिप टिप की आवाज के सिवा वहाँ कोई दूसरी आवाज न थी। असद बट ने फैसला कुन अंदाज में कहा, रसुल भाई मुझे हर हालत में आज रात यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मुझे ये बताओ कि ये नाला पीछे शुमाल की तरफ कहाँ जाता है? रसुल बोला, ये नाला आगे बटमोलो की पहाड़ियों की तरफ जाता है, मगर मैं तुम्हें अभी यहाँ से जाने का मशवरा नहीं दूंगा। डोगरा फौज यहाँ चप्पे चप्पे पर मौजूद है। असद बट कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं निकल जाऊंगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम ऐसा करो कि मुझे अपना कोई पुराना जोड़ा ला दो। मैं देहाती हुलिये में यहाँ से निकलना चाहता हूँ। रसुल ने आहिस्ता से कहा, ठीक है मेरे दोस्त। वो उठकर गाय के पास चला गया और उसकी गर्दन पर हाथ फेर कर कश्मीरी जबान में उससे बातें करने लगा। दोपहर को रसुल ओपलों वाली कोठरी में असद बट के लिए खाना लेकर आया तो उसके पास एक छोटी सी गठरी भी थी। उसमें देहाती कपड़े थे। ये तुम पहन लेना, अपने कपड़े मुझे दे देना, मैं कहीं छुपा दूंगा। असद बट बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये खतरा मोल लेने नहीं दूंगा। अपने कपड़ों की गठरी मैं साथ ले जाऊंगा। रास्ते में किसी घाटी में फेंक दूंगा। सारा दिन बूंदाबांदी जारी रही। सर्दी बढ़ गई थी। रसुल रात का खाना लेकर आया तो असद बट ने उसके देहाती कपड़े पहन रखे थे। एहतियात से जाना, इस नाले की भी डोगरा जरूर निगरानी कर रहे होंगे। रसुल ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा। असद बट बोला, हम इस तरह सोचने लगे तो कोई कारनामा अंजाम न दे सके। हमें खतरों में कूदने और वहाँ से निकलने की आदत हो गई है। तुम फिक्र न करो। थोड़ी सी रोटी खाने के बाद असद बट ने घड़ी देखी। रात के 10 बजने वाले थे। उसने कहा, अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। रसुल ने असद बट को गले लगाते हुए कहा, तुम मुजाहिदों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। रसुल की आंखें भीग गईं। असद बट ने अपने कपड़ों की गठरी बगल में दबाई। रसुल के दिए हुए कंबल से मुंह सर अच्छी तरह से लपेटा और खुदा हाफिज कहकर नाले की ढलान उतर गया। उसने नाले के साथ साथ शुमाल की तरफ चलना शुरू कर दिया। बारिश तेज नहीं हो रही थी। ये बड़ी गनीमत की बात थी। अगर बारिश मूसलाधार हो रही होती तो असद बट के लिए पहाड़ी सफर करना मुश्किल हो जाता। बटमालू से आगे बटगाम तक पहाड़ी रास्ते से असद बट अच्छी तरह वाकिफ था। दरमियान में सिर्फ 2 पहाड़ियां पड़ती थीं जिन्हें उबूर करना था। ये शॉर्टकट रास्ता था और असद बट को यकीन था कि अगर रास्ते में कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आया तो वो सुबह होने से पहले पहले अपनी पुरानी कमीनगाह में पहुंच जाएगा। उसे ये भी खतरा था कि कहीं गलती से वो किसी डोगरा गश्ती पार्टी के सामने ना निकल आए। नाला आगे जाकर दाएं जाने मुड़ गया। रात अगरचे अंधेरी थी मगर असद बट की निगाहें इन अंधेरों की आदी थीं। वो अंधेरे में भी अपनी राह तलाश कर लेता। फिर दरख्तों झाड़ियों के खाके उसे धुंधले धुंधले दिखाई भी दे रहे थे।
उसे कई कई मील पहाड़ी रास्तों पर चलते रहने की मशक थी। थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब आदमी जवान हो और दिल में किसी नेक मकसद की लगन हो तो उसके अंदर एक गैबी ताकत जन्म लेती है। असद बट भी इस गैबी या रूहानी ताकत के बल पर चला जा रहा था। नाले की चढ़ाई शुरू हो गई थी। दोनों जानिब इस पहाड़ी नाले के किनारे 5-5 फुट से भी ज्यादा ऊंचे थे और बाहर से अंदर चलता हुआ आदमी नजर नहीं आता था। वैसे भी वो रात का वक्त था। इस अंधेरे में सिर्फ एक कमांडो की आंख ही देख सकती थी। काफी देर तक असद बट नाले के साथ साथ चलता गया। अभी तक किसी डोगरा फौजी पेट्रोल पार्टी से उसका आमना सामना नहीं हुआ था। किसी तरफ से किसी जीप या फायरिंग की आवाज भी उसे सुनाई नहीं दी थी। नाले के किनारे दूर दूर हटने लगे। यहाँ तक नाले का पानी उन पत्थरों पर से बहता हुआ ऊपर से चला आ रहा था। बूंदाबांदी अब हल्की हो गई थी। असद बट ने खुली जगह पर आते ही चारों तरफ घूर कर देखा। वहाँ कुछ दरख्त थे, उनके पीछे छोटी बड़ी पहाड़ियाँ और टीले फैले हुए थे। असद बट इन पहाड़ियों को पहचानता था। उसे एक खास पहाड़ी दर्रे की तलाश थी जहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता बटगाम की वादी को जाता था। वो एक टीले की तरफ बढ़ा। थोड़ी सी तलाश के बाद उसे वो दर्रा नजर आ गया जो दो पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था। ये एक तंग रास्ता था जिसमें से एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी गुजर सकता था। असद बट दर्रे में आगे बढ़ा। ये 2-3 फरलांग लंबा था और इसमें कई मोड़ आते थे। वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। उसके कान ऊपर पहाड़ी की चोटी पर लगे थे कि कहीं कोई डोगरा पार्टी वहां मोर्चा न जमाए हो, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। वो खैरियत से दर्रे में से निकल गया। अब उसके सामने फिर एक पहाड़ की चढ़ाई थी। असद बट वहां जरा दम लेने के लिए बैठ गया। उसने घड़ी देखी, रात आधी गुजर गई थी। थोड़ी देर सस्ताने के बाद वो दोबारा चल पड़ा। इस तरह सफर करते हुए 2 पहाड़ियों को अबूर करने के बाद रात के पिछले पहर असद बट अपनी मंजिल पर जा पहुंचा। वो एक टीले पर आया तो उसके सामने नीचे बटगाम की वादी फैली हुई थी। सर्द हवा में चनार और चीड़ के दरख्तों की ठंडी महक रची हुई थी। असद बट ने खुदा का शुक्र अदा किया और वादी में उतरने लगा। वो अब अपने इलाके में था। वादी की ढलानों पर मकान गहरे अंधेरे में डूबे हुए थे। वादी से निकलकर वो अपनी कमीनगाह वाली पहाड़ी की चढ़ाई चढ़कर जब देव पैकर स्याह चट्टान के सामने आया तो झाड़ियों में से 2 मुजाहिदों ने बिजली की तरह निकलकर उसकी गर्दन पर पिस्तौल रख दिए। असद बट ने कोड वर्ड बोला और पूछा, क्या हातिम अंदर है? एक मुजाहिद ने असद बट से कहा, हाँ, हातिम सुबह से तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। मिशन की कामयाबी मुबारक हो। पुल के उड़ने की खबर सारे इलाके में फैल गई थी। बाकी साथी किधर से आ रहे हैं? असद बट ने सांस भरते हुए कहा, अगर वो अब तक नहीं पहुंचे तो शायद वो अब कभी नहीं आएंगे। ये कहा और असद बट चट्टान की खो वाली खुफिया कमीनगाह में दाखिल हो गया। अंदर मोमबत्ती रोशन थी। कश्मीरी मुजाहिद हातिम कंबल ओढ़े सो रहा था। असद बट ने उसे जगाया। वो आंखें मलता कलमा पढ़ता उठा और असद बट से जमान, गुलमीर और सिकंदर के बारे में पूछा। असद बट ने बैठते हुए कहा, शायद वो शहीद हो गए हैं हातिम, वरना अब तक पहुंच गए होते। हातिम खामोश हो गया। फिर उसने मिशन की कामयाबी पर असद बट को मुबारकबाद पेश की और कहा, शहादत का रुतबा तो नसीब वालों को मिलता है। खुशी इस बात की भी है कि पुल उड़ा दिया गया है। मुझे बताओ कि पुल का कोई हिस्सा बच तो नहीं गया? असद बट ने पांव फैला दिए और कहा, नहीं, सारे का सारा पुल तबाह हो गया है। मैंने दरिया में छलांग लगा दी थी। बड़े जोर की फायरिंग हो रही थी। मेरा ख्याल था कि जमान, सिकंदर और गुलमीर भी दरिया में कूद गए होंगे। खुदा जाने वो ऐसा क्यों न कर सके। बहरहाल अब कुछ नहीं पता उनका। हो सकता है किसी वक्त आ जाएं या गिरफ्तार हो गए हों या शहीद हो गए हों। हातिम ने असद बट को कश्मीरी चाय गर्म करके पिलाई और कहने लगा, तुम्हें गफ्फार ने श्रीनगर के बाहर वाले खुफिया ठिकाने पर बुलाया है। कल शाम को अपना एक आदमी आकर पैगाम दे गया था। कह रहा था कि असद बट को आते ही वहां भेज देना, कोई बहुत जरूरी काम है। असद बट ने आंखें बंद करते हुए कहा, कुछ देर आराम कर लूं। उसके साथ ही वो गहरी नींद सो गया। जब उसकी आंख खुली तो दिन गुरूब हो रहा था। हातिम उसके लिए साग और रोटी लेकर आ गया। असद बट ने रोटी खाई और पूछा, गफ्फार के आदमी ने काम के बारे में कोई इशारा नहीं दिया? हातिम बोला, नहीं, बस इतना ही कहा था कि असद आए तो उसे भेज देना। असद बट ने कहा, अब रात को ही निकलूंगा। हातिम कहने लगा, हमारी इत्तला के मुताबिक वादी में काबिज डोगरा फौज ने तुम्हारी और सिकंदर की तस्वीरें छाप दी हैं और तुम्हारे सर के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी रख दिया है। असद बट मुस्कुराया, उधर एक गद्दार को मैंने ठिकाने लगा दिया था। तुम्हारा क्या ख्याल, वादी का कोई मुसलमान कश्मीरी हमारे साथ गद्दारी कर सकता है? हातिम ने पुरजोश लहजे में कहा, हरगिज नहीं। कोई कश्मीरी मुसलमान ऐसी बात का तसव्वुर नहीं कर सकता। कश्मीरी मुसलमान का बच्चा बच्चा इस वक्त काफिरों के खिलाफ जिहाद में मसरूफ है। श्रीनगर में तो डोगरा फौज डरी हुई है। जम्मू से कोई हिंदू अफसर भी श्रीनगर का रुख नहीं करता। असद बट ने कहा, हाँ, भारतीय फौज को एक न एक दिन कश्मीर खाली करना ही होगा। आजादी की पुरजोश लहर को अब दबाया नहीं जा सकेगा। रात होते ही असद बट श्रीनगर की तरफ रवाना हो गया। इस बार वो एक खच्चर पर सवार था। उसका हुलिया देहाती कश्मीरियों वाला था। उसने दाढ़ी, मूछें और सर के बाल उस तरह से बिल्कुल साफ कर दिए थे। दूसरे दिन वो श्रीनगर के मजाफात वाले बागों में पहुंच गया। सुबह हो चुकी थी। जहाँ भी आसमान बादलों से भरा हुआ था।
बूंदाबांदी खत्म हो चुकी थी। एक पहाड़ी ढलान पर से होता हुआ वो झील डल के जुनूबी बागों की तरफ चला जा रहा था, जहां मुगल बादशाहों के जमाने की एक पुरानी सराय का खंडर था। इस खंडर के नीचे एक कुशादा तहखाने में श्रीनगर के इलाके के हुर्रियत पसंदों ने अपना खुफिया अड्डा बना रखा था। गफ्फार इन मुजाहिदों का सरदार था। उसके बदन पर कई जख्मों और जलने के निशान थे। उसने बेशुमार मार के सरंजाम दिए थे और बाज मकामात पर डोगरा फौजियों का आमने सामने मुकाबला किया था। उन दिनों कश्मीरी मुजाहिद गफ्फार का खुफिया ठिकाना झील डल के करीब वाक़े मुगल जमाने की सराय के खंडर में था। अब वहाँ डोगरा रेजिमेंट का ऑफिस है। चूंकि मुजाहिदीन कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी जारी है, इसलिए हमने तमाम कमांडोज के हुलिये, नाम और इलाकों के नाम, उनकी कमीन गाहों का महले वकूअ बिल्कुल फर्जी बयान किया है। सिर्फ बड़े बड़े शहरों यानी श्रीनगर, बारामूला, कद और गुलमर्ग वगैरह के नाम सही हैं। बाकी सारे नाम, सारे मकामात फर्जी हैं, ताकि किसी एक मुजाहिद की भी निशानदही ना हो सके। ये भी मुमकिन है कि अब तक इनमें से अक्सर कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडोज शहीद हो चुके हों और उनकी जगह दूसरे मुजाहिदीन ने ले ली हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।